हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के 9 मई 2026 के सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अपने समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोल्फ की स्थापना का प्रमुख वर्ष कौन सा है? गोल्फ की स्थापना का प्रमुख वर्ष 1754 को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है 2023। 2023 की 8वीं G20 मेजबानी देश कौन सा था? तो 2023 में 8वीं G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया था। नेक्स्ट सवाल आपका पीएच स्केल से था कि पीएच स्केल क्या करता है। पीएच स्केल किसी भी विलयन का अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को दिखाता है। इसमें 3 कंडीशन रहते हैं। जब इसकी रीडिंग 0 और 7 के बीच में आती है तो वो विलयन अम्लीय होता है, जब 7 आती है तो उदासीन रहता है, और जब क्षारीय आती है तो वो 7 और 14 के बीच में रहती है। अगला क्वेश्चन आपका आया था, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति है जो 2 शर्तों को पूरा करता है। एक, उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और क्षमता किसी भी भाषा में समझ और साथ में पढ़ लिख सकता है, तो वही व्यक्ति साक्षर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1 जून 2000 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, नया केंद्र शासित प्रदेश जब बनता है तो उसके प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो उसके नए प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन की बहन की शादी किसके साथ हुई थी? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री की शादी गृहवर्मन के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कोणार्क का सूर्य टेम्पल नरसिंहदेव प्रथम ने इसको बनाया था। कोणार्क का सूर्य टेम्पल ओडिशा में पुरी जिले में स्थित है। 13वीं शताब्दी का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, कदम जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो कदम वंश का संस्थापक मयूरामर्न था, जिसे मयूर शर्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, दिल्ली का वर्तमान सीएम कौन था? अभी वर्तमान सीएम कौन है? तो दिल्ली का वर्तमान सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, जो कि बीजेपी पार्टी से आती है। 2025 में इसने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से। आर्टिकल से लगभग हर शिफ्ट में सवाल पूछे ही जाते हैं। आर्टिकल 245 और 255 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 245 से 255 भारतीय संविधान के भाग 11 में है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आपका न्यायालय से इस प्रश्न पूछा गया था कि जिला के स्तर पर सबसे अधिक सजा देने का अधिकार कौन से न्यायालय के पास होता है? तो जिला के स्तर पर सबसे अधिक सजा देने का अधिकार सत्र न्यायालय यानी कि सेशंस कोर्ट सत्र न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से था। पूछा गया था कि सेवा और व्यापार कौन से सेक्टर से आते हैं? तो हमारे अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों के प्रकार हैं। इसमें आपकी कृषि और संसाधन आती है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, खनन और मत्स्य, ये डायरेक्टली आपके प्रकृति से रिलेट रहती है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण होता है। इसमें विनिर्माण का काम होता है, निर्माण और उद्योग का काम रहता है। वही टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में सेवा और व्यापार आती है, जिसमें व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन, ये सारे रहते हैं। नेक्स्ट आपका है पंचायत। पंचायत किस अनुसूची में आती है? तो पंचायत 11वीं अनुसूची में आती है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि 12 से 14% तक बढ़ाना था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत कौन सा देश उत्पादन करता है? तो विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत चीन यानी कि चाइना करता है। दुनिया का लगभग 18.7% जल विद्युत उत्पादन चीन से आता है। नेक्स्ट आपका पूछा था रोहतांग दर्रे से रिलेट था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख हिमालयी दर्रा है, जो कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है।
दस्तावेज या फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एस सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कुंजी है कंप्यूटर में कोई भी फाइल या दस्तावेज को सेव करने के लिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि भूकंप की कौन सी तरंगे ठोस और तरल दोनों माध्यम में गमन कर सकती है? तो भूकंप की पी टाइप तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे ठोस और तरल दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। भूकंप की तीन तरंगे होती हैं, तीन प्रकार की। एक होती है आपकी पी टाइप, एस टाइप और एल टाइप। इसमें जो पी टाइप है वो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में पार हो सकती है। इसकी जो तरंग की प्रकृति रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल रहती है। वही एस टाइप तरंगे क्या करती है, यह ठोस में गमन कर सकती है लेकिन तरल और गैस में नहीं गुजर सकती है। इसका जो प्रकृति रहता है वह ट्रांसवर्स नेचर का रहता है, यानी कि परपेंडिकुलर, अप डाउन अप डाउन। एल टाइप तरंगे ये आपकी ठोस माध्यम से और साथ ही साथ तरल माध्यम से गमन कर सकती है लेकिन गैस माध्यम से नहीं गुजर सकती। ये दोनों नेचर की होती है, यानी कि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप की होती है। नेक्स्ट आपका है कि जब हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, क्योंकि जो हवा में अणुएं हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इससे वे रैंडमली मोशन करने लगते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था डीपीएसपी से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान का भाग 4 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना है और उसे बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इतने क्वेश्चन अभी मिल सके हमको। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।